तो डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी 1000 सब्सक्राइबर फैमिली जल्दी से कंप्लीट हो गई तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही एक न्यू धमाकेदार स्टार्ट करूंगी, लेकिन आपको वो धमाकेदार स्टोरी चाहिए है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर फैमिली कंप्लीट कर दूं डियर फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। कुणाल के धोखे से मिला दर्द जो उसके सीने में अभी दफन था, वह बाहर निकलना चाहती थी। वह जी भरकर रोना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि क्यों सब उसके साथ ही धोखा करते हैं, क्यों उसके साथ ही सब ऐसा क्यों करते हैं। वही आश्वी वहीं पर ही चलने लगती है और वह आगे बढ़ जाती है। तभी वहां पर एक टैक्सी आकर रुकती है। वही आश्वी जब टैक्सी को देखती तो वह टैक्सी रुककर उसमें बैठ जाती है और बोली, अंडस्को काका और लाल पहाड़ी है ना, वहां पर ले चलिए। वहीं टैक्सी ड्राइवर जब आश्वी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर बोला, अंडस्को बेटी तुम क्या ठीक हो। तभी आश्वी भी अपने आंसू पहुंचकर हल्की स्माइल के साथ बोली, अंडस्को हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप लाल पहाड़ी पर ले चलिए। वही इतना सुनते ही टैक्सी वाला ड्राइवर बोला, ठीक है, इतना बोलकर वह टैक्सी आगे बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ दर्शित वह अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था और वह अपनी चेयर को इधर से उधर मूव करते हुए ही टेंशन फ्री होकर सामने सनाया जो फाइल में घुसी हुई थी उसे देखते हुए ही बोला, अंडस्को मुझे बहुत बोरिंग सा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। इतना सुनते ही सनाया बोली, अंडस्को कहाँ पर जाना है। अभी इतना सुनते दर्शित बोला, अंडस्को जहाँ मेरा मन होगा वहां पर जाऊंगा, तुम्हें क्या है, तुम अपना काम करो ना। तभी सनाया उसके बात सुनकर अपना चेहरा फिर से अपनी फाइलों में घुसा लेती है और वह काम करने लगती है। वही दर्शित सनाया ऐसे देखता है तो वह बोला, अंडस्को यार तुम कितना काम करते रहती हो, मेरे साथ रहकर तुम भी सच में हार्टलेस सी हो गई हो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे कहीं बाहर जाना है तो मेरा कोई जवाब दिए बिना ही तुम फिर से फाइल में घुस गई। तभी सनाया बोली, अंडस्को तुम्हें फालतू में जो टाइम वेस्ट करना है तुम करो, मुझे फाइल कंप्लीट करनी है। फिर तुम ही मुझ पर गुस्सा होते हो, तुम्हें पता है ना, तो तुम्हें जहां भी जाना है तुम जा सकते हो, फिलहाल मुझे काम करने दो। इतना सुनते ही दर्शित अपना सिर हिलाते हुए ही खड़ा हो जाता है, जैसे बोल रहा हो इसका कुछ नहीं हो सकता, और वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वही समाया एक नजर दर्शित को जाते हुए देखती है और फिर से वो फाइलों में घुस जाती है। वही दर्शित तो केबिन से बाहर निकालकर वो ऑफिस से ही बाहर निकल जाता है और फिर वह अपनी कार के पास आता है। तभी उसके पास उसके सारे बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। वही दर्शित उन सबको देखते हुए ही बोला, अंडस्को अरे कहीं तो अकेला छोड़ दो, क्यों पीछे पड़े रहते हो। वही तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड जो हेड प्रदीप था वह बोला, अंडस्को सॉरी सर, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, आपकी सिक्योरिटी का सवाल है। इतना बोलकर वह सब लोग भी उसके पीछे ही कार में बैठ जाते हैं और दर्शित अभी कार में बैठकर वह खुद ड्राइव करने लगता है। वही उसके पीछे ही दो कार और भी बॉडीगार्ड की चलने लगती है। दर्शित का ऐसे ही सड़क पर दौड़ा रहा था जैसे वो कोई कार ना होकर एरोप्लेन हो, और उसकी कार हवा से भी तेजी से आगे बढ़ रही थी और रास्ते में बाकी सब लोग एक बार पलटकर उस कार को तो जरूर देखते ही थे। दर्शित मौज मस्ती में ही वह कार चला रहा था जो जैसे बहुत ज्यादा खुश हो, उसके अंदर एक खुशी ही उमड़ रही थी। दर्शित ऐसे ही अपनी कार आगे बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ आश्वी भी लाल पहाड़ी पर पहुंचती है और वह ड्राइवर को पैसे देती है। वही ड्राइवर वहां से चला जाता है। वही वह लाल पहाड़ी के पास जाकर वह वही सब तरफ देखने लगती है और वहीं आसपास कोई भी नहीं था। उसे लाल पहाड़ी पर बहुत ही कम लोग जाते थे जो भी वहां पर सुकून पाना चाहता हो, थोड़ी देर सुकून की सांस लेना चाहते थे, वही लोग ही वहां पर जाते थे। वहीं आश्वी भी आज इसी जगह आई थी। वो कई बार यहाँ पर आती थी जब उसे थोड़े कुछ सुकून के पल अपनी लाइफ में चाहिए हो तो वह खुद को शांत करने यहाँ पर ही आ जाती थी। वहीं आसपास कोई भी नहीं था। आश्वी चारों तरफ देखती है और चारों तरफ हरियाली थी और एक ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही सुकून था वहां पर। लेकिन आज आश्वी का दिल शांत नहीं था, उसका दिल फुट कर रोना चाहता था और खुद के दर्द को बाहर निकलना चाहता था। आखिर उसे उसके ही मंगेतर ने इतना बड़ा धोखा जो दिया था। इतना सोचते ही आश्वी के आंखों से फिर से जब वो कुणाल के बारे में सोचती है तो उसकी आंखों से फिर से आंसू बह जाते हैं और वह रोने लगती है। यहाँ पर कोई भी नहीं था जो उसका रोना, उसकी आवाज सुन सके, उसकी चीखें सुन सके।
तो जो आश्वी ने अपने दिल में दर्द छुपा लिया था वो उसे बाहर निकलते हुए ही जोर से चिल्लाती है और वह चिल्लाते हुए ही रोते हुए ही बोली अंडरस्को क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों सब लोग मेरे साथ ही धोखा करते हैं, क्यों मुझे अपना नहीं समझते, क्यों मेरा दिल तोड़कर चले जाते हैं, क्या मुझे जीने का हक नहीं है, क्या मुझे किसी से प्यार करने का हक नहीं है, क्या मेरे पास दिल नहीं है, क्यों। इतना बोलते हुए वह जोर से चिल्लाती है और चीखती है। उसकी आंखों से आज दर्द के आंसू बह रहे थे और उसकी आंखों से वह दर्द बाहर निकल रहा था जो उसके दिल में दबा हुआ था। उसकी सारा दुख, उसकी सारी घुटन बाहर निकल रही थी और वह जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए ही वहीं पर ही जमीन पर बैठ जाती है और वह थोड़ी देर से ही जोर जोर से ही रोती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर शायद वहां पर जो सारे पेड़ लगे हुए थे वह भी एक पल के लिए कांप जाए। चीख रही थी, चिल्ला रही थी आश्वी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला, उसका रोना सुनने वाला, उसको शांत करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। वह ऐसे ही बैठी बैठी चिल्लाती रहती है, अपने आंसू बाहर निकलती रहती है और ऐसे ही उसकी आंखों से ही उसके आंखों से बह रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही चीखने चिल्लाने से उसका वो सारा दर्द बाहर निकल गया था और लेकिन अभी उसका डर खेम न्यू हुआ था। वो खुद को शांत भी नहीं करती, ऐसे ही वो अपने दिल का सारा गम बाहर निकलती है और उसकी आंखों से पानी की धार की तरह आंसू बह रहे थे और वह ऐसे ही रो रही थी। आश्वी इसे ही सर झुका लेती है। वह थोड़ी सी शांत हो चुकी थी। अब वह रो तो रही थी लेकिन अब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सारा गम, उसका सारा दर्द उसके आंसुओं के जरिए बाहर निकल चुका था। उसके दिल में जो भी घुटन थी, जो दबी हुई थी, वो उसने बाहर निकाल दी थी और वह ऐसे ही अपना शीर झुकाए हुए हैं, ऐसे ही रोती रहती है। उसके आंसू वैसे ही बहते रहते हैं। वह खुद को रोकती भी नहीं है। वह घुटनों के बल बैठी हुई थी और वह रोती रहती है। वही दूसरी तरफ दर्शित का चलाते हुए ही अपनी कार को लेकर वह इस लाल पहाड़ी की तरफ मोड़ लेता है और वह आगे बढ़ जाता है। वही उसके पीछे ही वह दो कार थी जो बॉडीगार्ड्स की ही थी और वह भी उनके पीछे ही आ जाती है। वही एक तेज रफ्तार के साथ दर्शित अपनी कार को ले जाकर इस लाल पहाड़ी पर रोकता है और फिर उसी के साथ ही उसके पीछे जो बॉडीगार्ड थे उसकी कार भी रुकती है। तो दर्शित कार से बाहर निकलता है और सारे बॉडीगार्ड्स भी। वहीं दर्शित अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए ही बोला, अंडरस्को यहीं पर ही तुम रखवाली करो, यहाँ पर अब तो कोई है नहीं, तो थोड़ी देर मुझे सुकून की सांस भी लेने दो, थोड़ी पर मुझे ये शुद्ध हवाएं लेनी है, खुद को एक आजाद परिंदे की तरह महसूस करना है, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर ही खड़े रहो और यहाँ पर मुझे कोई मारने वाला नहीं है, जो तुम सब मेरे पीछे ही आ जाओगे, समझ में आई ना बात, यहीं पर ही रहना। वही सब फ्लेटू आसपास देखते हैं, वहीं पर कोई भी दिख नहीं रहा था। ये देखकर वह सारे बॉडीगार्ड अपना सर हाँ में हिला देती है और वहीं आसपास ही वह सब लोग अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। वही दर्शित उन सबको देखकर वह एक डेविल स्माइल करते हुए ही आगे बढ़ जाता है और उसे लाल पहाड़ी की चोट पर आ जाता है। उसे चोट पर से नीचे की सारी दुनिया देखने लगता है, लेकिन वहां उसे वह सारी दुनिया से ज्यादा तो वहां पर जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, जहां पर सारी हरियाली थी, तेज हवाएं चल रही थी, वहां उसे वह सब कुछ देखकर ही उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे एक सुकून मिल रहा था यहाँ पर। दर्शित वहां पर अपने आप अपनी पेंट की जेब में हाथ डालता है और फिर वह अपनी आंखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए ही वह एक गहरी सांस लेता है और वह उसे हवाओं को महसूस करने लगता है। जैसे यहाँ पर सुकून हो वैसे ही इधर से अपने आप से ही बोला, अंडरस्को सच में यहाँ पर सुकून कमाल का मिलता है। इतना बोलकर वह एक डेविल स्माइल करता है और फिर वह अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगता है और फिर वह थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। वही अभी आगे बढ़कर वह सब हरियाली देख रहा था और घूम ही रहा था कि तभी उसे वहां पर किसी की हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। तो दर्शित अपने आसपास देखता है और अपने आप से बोला, अंडरस्को यहाँ पर और कौन है मेरे सिवा। इतना बोलकर वह थोड़ा और आगे बढ़ता है और जब वो सामने देखता है तो एक लड़की अपना सिर झुकाए हुए ही सिसकियां ले रही थी और वह रो रही थी। वही ये देखकर दर्शित थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वो वहां पर जाकर वह एक पेड़ से टेक लगाकर खड़े होते हुए ही उस लड़की को एक बार देखता है जो जिसने अपना सर झुकाया हुआ था और वो उसे लड़की को देखते हुए ही एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को सच में दुनिया मतलबी बहुत है। इतना बोलकर दर्शित इधर उधर देखने लगता है। वही वह लड़की यानी कि आश्वी भी किसी की आवाज सुनती है तो वह अपना चेहरा ऊपर करके सामने देखती है और किसी को देखकर वह चौंक जाती है, लेकिन फिर वह अपना सिर फिर से नीचे झुका लेती है।
तभी दर्शित अपनी अपनी बात का कोई जवाब ना सुनते हुए ही वो फिर से एक बार आश्वी को देखता है, जिसके बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था, और वैसे भी आश्वी ने अपना से चेहरा झुका रखा था तो उसे उसका चेहरा दिखता नहीं है। वही फिर भी वो रो रही थी और उसकी हिचकियां निकल रही थी। ये देखकर दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस्को 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 क्या हुआ? शीर इश्क के खेल में हार गई तुम। तभी आश्वी उसकी आवाज फिर से सुनकर सिर उठाकर सामने वाले शख्स को देखती है तो वो एक पल उसे देखती ही रह जाती है। फिर आश्वी खुद को संभाल कर बोली, अंडस्को इश्क तो नहीं, लेकिन पसंद था वो मेरी, उसे ही चाहा था। दर्शित ने अभी आश्वी को देखा नहीं था, आश्वी ने सिर झुका रखा था। दर्शित बोला, अंडस्को क्या इश्क में इतना दर्द मिलता है? तभी आश्वी सार्कास्टिकली हंसते हुए ही बोली, अंडस्को एक दफा इश्क करके तो देखो। इतना सुनते ही दर्शित आश्वी को देखने लगता है, और जब वो पहली बार आश्वी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसकी पलकें तक ना झपकती और वो बस आश्वी को अब एक जुनून के साथ देख रहा था। तभी दर्शित के मुंह से अपने आप निकला, अंडस्को हो गया है अब तो शीड। इतना सुनते ही आश्वी अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लिए बोली, अंडस्को फिर अपनी बर्बादी भी अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर आश्वी खड़ी होती हैं और वो अपने आंसू पोंछकर वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी दर्शित आश्वी को जाता हुआ देखकर एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडस्को लेकिन इस इश्क की इतनी औकात नहीं जो दर्शित ओबरॉय को झुका सके। दर्शित ओबरॉय अंडस्को प्यार, मोहब्बत और इश्क से बहुत ज्यादा दूर है। उसे इन सब बेफालतू चीजों पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन जुनून तुम बन चुकी हो मेरा। वही आश्वी अपने आप को संभल कर आगे बढ़ जाती है। तभी उसे वहां पर बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए दिखते हैं। ये देखकर आश्वी हैरान हो जाती है और उन सबको देखने लगती है। उसे एक दो पल के लिए तो डर लगता है। और वही प्रदीप बॉडीगार्ड का हेड आश्वी को वहां देखता है तो वो आगे बढ़ता है और आश्वी को घूरने लगता है। वही आश्वी ये देखकर वह अपने कदम पर पीछे लेती है, लेकिन तभी उसके पीछे ही दर्शित आकर खड़ा हो जाता है। और आश्वी जो अभी उसने 2-3 कदम पीछे लिए ही थे वो उसे जाकर टकरा जाती है और वह गिरने लगती है। लेकिन वह गिरती उससे पहले ही दर्शित उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वही आश्वी गिरने के डर से कसके दर्शित को पकड़ लेती है। वही दर्शित उसे अपनी बाहों में संभाले हुए हैं एक तक उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर उसके बालों की लटें आ चुकी थी, तो दर्शित उसके चेहरे से उसके बालों को लटों को हटाता है और उसे दूर करता है। वही आश्वी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसकी नजर दर्शित से जा मिलती है। वह दर्शित को देखकर उसकी आंखों में जैसे एक नशा हो वैसे ही वो एक दो पल के लिए उसकी ब्लू आईज में जैसे एक नशा हो वैसे ही वो खो चुकी थी। वह इधर दर्शित उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए ही उसे एक डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। तभी आश्वी अपने होश में आती है और फिर वह खुद को संभालते हुए खड़े होते हुए बोली, अंडस्को आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। इतना बोलकर वह उसे थोड़ी सी दूर होती है। और फिर वह उन सारे बॉडीगार्ड को देखते हुए ही बोली, अंडस्को ये सब कौन है? तभी उसे देखते हुए ही बोला, अंडस्को बॉडीगार्ड है, दिख नहीं रहा क्या? इतना सुनते ही आश्वी हैरान सी दर्शित को देखने लगती है और फिर वह बोली, अंडस्को मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या यह आपके है? तभी दर्शित बोला, अंडस्को हाँ, क्यों, तुम्हें कुछ और काम है उन सब से तो बताओ, मैं तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। वही आश्वी भी ये सुनकर वह जल्दी से बोले, अंडस्को नहीं मुझे बस घर जाना है। और आप उनसे कहीं ना कि मुझे घूरे ना, उनसे डर लगता है मुझे। तभी दर्शित सामने देखता है तो प्रदीप आश्वी को शक भरी नजरों से घूर रहा था। ये देखकर दर्शित एक नजर आशी को देखता है जो एक मासूमियत से एक उम्मीद से उसे देख रही थी। वही दर्शित प्रदीप को देखकर बोला, अंडस्को प्रदीप। इतना सुनते ही प्रदीप अपना सिर हिलाकर वो पीछे हट जाता है। वही ये देखकर आश्वी दर्शित को देखकर एक जबरदस्ती की स्माइल करते हुए बोली, अंडस्को थैंक यू। इतना बोलकर वह आगे बढ़ जाती है। वही दर्शित तो उसकी आवाज सुनकर जैसे मदहोश हो गया था। वह जैसे उसकी आवाज के बिना कुछ सुन ही नहीं रहा था कि वह क्या बोल रही है। वहां से आगे बढ़ जाती है। वही सारे बॉडीगार्ड्स जब दर्शित को ऐसे किसी और लड़की के पास देखते हैं तो वह सब लोग पहले एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और उनका हेड जो था बॉडीगार्ड्स था प्रदीप, वो भी शौक रह जाता है। दर्शित जाते हुए आश्वी को ही देख रहा था और वह अपने बालों में हाथ फिरते हुए ही बोला, अंडस्को इस लड़की में कुछ तो अलग सा है, मुझे दीवाना बना रही है अपना। दर्शित ओबरॉय को दीवाना बन गई और अब यह मुझसे दूर नहीं जा सकती, कहीं पर भी नहीं जा सकती अब। डार्लिंग, अंडस्को दर्शित ओबरॉय का जुनून जो बन चुकी हो तुम।
वही आश्वी वहां से आगे बढ़ जाती है और वही वह रोड के पास आ जाती है और वह रोड के पास आकर एक टैक्सी रुकती है और फिर उसमें बैठकर वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी दर्शित अपने सामने खड़े जो सारे बॉडीगार्ड का हेड था उसे अपने पास बुलाता है और बोला अंडरस्को प्रदीप, वह जो लड़की अभी गई है वह कहाँ पर जाती है और क्या करती है और वह क्या है, उनके बारे में मुझे छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ ही देर में मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वह कहाँ पर जा रही है वह सबसे पहले याद रहना चाहिए कि तुम मुझे बताओगे कि अभी वह कहां से कहां जाए जा रही है और वह क्या कर रही है। इतना सुनते ही प्रदीप एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर वह अपना सर हाँ में हिलाते हुए ही बोला अंडरस्को ठीक है, आपको कुछ ही देर में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं दर्शित ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है तो उसके सामने उसकी नजरों के सामने बस आश्वी का ही चेहरा आ रहा था। उसके घुंघराले बाल, उसके पतले से गुलाबी से होंठ, उसकी नीली आंखें, उसकी वह गोरा सा चेहरा, वह सब कुछ उसके नजरों के सामने ही घूम रहा था। तो दर्शित आकर फिर पीछे का की पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और बोला अंडरस्को ड्राइव करो कोई काको। इतना बोलकर वह पीछे की सीट पर अपना सिर टिका लेता है और उसकी जेहन में पूरी तरह से आश्वी बस चुकी थी। वहीं दर्शित ऐसे ही पीछे सिर टिकाए हुए ही अपने आप से बोला अंडरस्को सच में डार्लिंग, तुमने मुझे पागल कर ही दिया। लेकिन अब तुम मुझे ऐसे दीवाना बनाकर मुझसे दूर नहीं जा सकती और मैं तुम्हें अपने से दूर जाने भी नहीं दूंगा। अब दीवानगी में तुम्हें कैद करने का टाइम आ गया है। अब दर्शित ओबरॉय की दीवानगी से तुम दूर नहीं भाग सकती। दर्शित ओबरॉय को सच में पागल करने वाला अब कोई आ गया है। इतना बोलते हुए ही वो मुस्कुराने लगता है। वही एक बॉडीगार्ड आकर का ड्राइव करता है और उसके पीछे है उसके बाकी के सारे गार्ड्स भी चलने लगते हैं। वह तीनों कार्स फिर से रोड पर आ जाती है और वैसे ही वो हवा की तेज गति के साथ ही चलने लगती है। करीब 1 घंटे बाद सारी कार्स जाकर ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बाहर रुकती है। वही वहां पर का रुकते ही दर्शित और उसके साथ ही उसके बॉडीगार्ड सब बाहर निकलते हैं। वही दर्शित अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। आज उसके चेहरे पर एक चमक दिख रही थी। अभी जो चमक थी उसके चेहरे पे वो यहाँ से बाहर जब वो गया था तब नहीं थी, लेकिन अभी उसका चेहरा शाइन कर रहा था। जैसे ब्लशर लगाने से शाइनिंग आती है चेहरे पे, वैसे ही उसका चेहरा चमक रहा था। दर्शित अपने केबिन के अंदर आता है तो वही सामने उस केबिन में आकर देखता है कि सामने सनाया उसकी चेयर पर बैठी हुई थी और वह लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वही तभी दर्शित केबिन में आते हुए ही दरवाजा बंद करता है और फिर वह सनाया को देखते हुए ही बोला अंडरस्को तो काम अच्छा चल रहा है लगता है। इतना बोलते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह देखकर सनाया हैरान हो जाती है और वह हैरानी से दर्शित को देखती ही हुए ही बोली अंडरस्को क्या बात है, कहाँ से होकर आए हो अभी तुम जो इतना शाइनिंग कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना चमक रहा है? और यह स्माइल कोई खुशी की बात हुई है क्या, जो इतना स्माइल कर रहे हो? इतना सुनते ही दर्शित ने कहा अंडरस्को हाँ तो खुशी की ही तो बात है। तभी सनाया हैरानी से बोली अंडरस्को पर बताओ तो सही क्या बात है, क्या खुशी है? तभी दर्शित बोला अंडरस्को यूं समझ लो कि तुम्हारे दोस्त को उसका जुनून, उसकी दीवानगी मिल गई। वही इतना सुनते ही सनाया हैरानी से दर्शित को देखने लगती है और वो उसकी बात समझने की कोशिश करते हुए बोली अंडरस्को क्या बोल रहे हो? क्या जुनून दीवानगी, क्या मतलब है तुम्हार? ठीक से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना सुनते ही दर्शित बोला अंडरस्को तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, रहने दो तुम्हें सिर्फ काम ही समझ आता है। इतना बोलकर वह अपने चेयर के पास आ जाता है। वहीं सनाया उसकी चेयर से खड़ी होती है और फिर वह दूसरे चेयर पर जाकर बैठते हुए ही दर्शित को देखने लगती है और उसे समझने की कोशिश करती है। वही दर्शित सच में उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वही सनाया कुछ नहीं बोलती और फिर वह लैपटॉप लेकर उसमें काम करने लगती है, लेकिन उसका दिमाग इसी बात में ही घुसा हुआ था कि आज दर्शित कहाँ से होकर आया है जो इतना वह आज मुस्कुरा रहा है। वरना उसके चेहरे पर कभी कभी ही हल्की स्माइल होती थी, वो मुस्कुराता ही नहीं था। लेकिन आज उसके चेहरे पर हल्की सी शाइनिंग देखने को मिल रही थी, एक चमक देखने को मिल रही थी। ये देखकर वह थोड़ी सी हैरान थी। वरना रेयरली होता था कि दर्शित कभी स्माइल करता था या फिर वो उसका चेहरा चमकता था। दर्शित अपने अपने चेयर पर बैठता है और वह अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। तभी सनाया लैपटॉप बंद करती है और फिर वो केबिन से बाहर चली जाती है।
और किसी से बाहर निकलकर वो ऑफिस से भी बाहर आ जाती है और अपने आसपास देखती है। वहीं पर ही उसे सामने एक बेंच पर सभी बॉडीगार्डों का हेड प्रदीप देखने को मिलता है। तो वह उसे देखते हुए ही उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसके पास जाकर प्रदीप को देखते हुए ही बोली, अंडरस्को प्रदीप, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम बताओगे मुझे? इतना सुनते ही प्रदीप बोला, अंडरस्को हाँ, क्या क्या बोलना, क्या पूछना चाहती हो, बोलो। सनाया बोली, अंडरस्को वह मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी दर्शित बाहर घूमने के लिए गया था थोड़ी देर के लिए, तो उसके साथ क्या तुम गए थे? इतना सुनते ही प्रदीप बोला, अंडरस्को हाँ, मैं गया था। तभी सनाया बोली, अंडरस्को तो अगर तुम उसके साथ गए थे तो तुम मुझे बता सकते हो कि वहां पर उसके साथ क्या क्या हुआ और वो किसके साथ था? इतना सुनते ही प्रदीप को सब कुछ याद आ जाता है जो लाल पहाड़ी पर हुआ था। और वो सनाया को देखता और फिर धीरे से ही बोला, अंडरस्को हाँ, हम लाल पहाड़ी पर गए थे और फिर सर थोड़ी देर वहां पर घूमे और फिर हम वापस आ गए। तभी सनाया बोली, अंडरस्को तो उसके बीच में कुछ हुआ था क्या? तभी इतना सुनते ही प्रदीप बोला, अंडरस्को नहीं, बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ, और अगर कुछ हुआ भी हो तो आप सर से ही पूछ लीजिए, तो वह ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना सुनते ही सनाया समझ जाती है कि जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन प्रदीप उसे बताएगा नहीं, इसलिए वह कुछ ना बोलते हुए ही फिर से मुड़ जाती है और फिर से वह ऑफिस में आ जाती है। वहीं सनाया ऑफिस के अंदर आने लगती है। वहीं दर्शित अपनी केबिन के अंदर अपने चेयर पे बैठा था और अभी उसने अपने फोन को हाथ में ही लिया था कि तभी उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है और यह मैसेज किसी और का नहीं बल्कि प्रदीप का ही था। उसने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी आश्वी के बारे में और उसने दर्शित को वो सारी इन्फॉर्मेशन दर्शित को भेज दी थी। वहीं दर्शित वो मैसेज ओपन करता है, वह सब कुछ पढ़ने लगता है। उसमें जो जो लिखा हुआ था वह सब पढ़ रहा था तो दर्शित के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। कभी उसका गुस्से से चेहरा लाल होता तो कभी वह मुस्कुराता है, कभी वह चिढ़ जाता है। वैसे ही वो सब कुछ आश्वी के बारे में पढ़ लेता है, लेकिन वह सब कुछ पढ़कर खुश तो था ही लेकिन गुस्सा भी था साथ में। अब दर्शित को आश्वी के बारे में अब उसे सब कुछ पता चल गया था। दर्शित अपनी चेयर से खड़ा होता है और फिर वह सिगरेट लेकर वह उसे जलाते हुए ही खिड़की के पास जाकर वह उसे सिगरेट के कश लेकर उसे धुएं को हवा में छोड़ते हुए ही सिगरेट पीने लगता है और वह बाहर की दुनिया को देखने लगता है। वह कुछ सोच रहा था। वही तभी सनाया उसकी केबिन में आती है और बोली, अंडरस्को तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतना साइन क्यों कर रहे हो? लाल पहाड़ी पर क्या हुआ था? इतना सुनते ही दर्शित मुड़ता है और खिड़की से टेक लगाए हुए ही वो सनाया को देखते हुए बोला, अंडरस्को क्या हुआ, जासूसी चल रही है मेरी, लगता तो यही है। इतना सुनते ही सनाया बोली, अंडरस्को हाँ, तो कर रही हूँ तुम्हारी जासूसी। क्या गलत है इसमें? तुम्हारी सिक्योरिटी करना मेरा फर्ज है। अब बताओ मुझे क्या हुआ था लाल पहाड़ी पर? तभी दर्शित एक डेविल स्माइल करते हुए ही बोला, अंडरस्को बड़ी जल्दी है तुम्हें जानने की। इतना समझ लो कि जो भी हुआ था बहुत अच्छा हुआ था। इतना बोलकर वह फिर से मुड़ जाता है और फिर से बाहर देखने लगता है। वही सनाया उसका जवाब सुनकर चिढ़ जाती है और वह गुस्से से ही पैर पटकते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। वही सनाया को गुस्से में जाते हुए देखकर दर्शित बिना पीछे मुड़े हुए ही एक डेविल स्माइल करता है और वो ऐसे ही सिगरेट पीता रहता है। वही ऐसे ही टाइम भी जाता है और शाम होने लगती है। वही आश्वी ऐसे ही रोड पर चली जा रही थी। कहाँ पर जाना है उसे समझ नहीं आ रहा था। वह फिलहाल तो आश्रम तो जाना ही नहीं चाहती थी और अम्मा जी का सामना तो वह बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह आश्रम जाएगी तो अम्मा जी उसे सवाल पूछेगी कि उसने कुणाल का बर्थडे कैसे मनाया, क्या क्या सेलिब्रेशन किया, वह सब कुछ उससे पूछेगी और वह क्या जवाब देगी। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आश्वी ऐसे ही वहां रोड पर ही चली जा रही थी और उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। वह थोड़ी सी कमजोरी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो आश्रम नहीं जा रही थी और उसे कहाँ जाना है उसे खुद नहीं पता था। उसकी आंखों से अभी भी कुणाल के बारे में सोचते ही आंसू आ जाते थे। आज वो खुद को इतना लाचार और इतना बेबस महसूस कर रही थी कि उसने कभी भी इतना ज्यादा खुद को लाचार महसूस नहीं किया था। वही आश्वी अभी आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वह किसी से टकरा जाती है और सामने कोई और नहीं एक लड़की थी जो पूरी तरह से नशे में धुत होकर चल रही थी और उसके हाथ में एक शराब की बोतल भी थी और वह एक क्लब से बाहर निकली थी और वो चलते हुए ही शराब की बोतल से शराब पीते हुए ही चल रही थी। तो वह आश्वी से टकरा गई। वो लड़की टकराते ही बोली, अंडरस्को अरे तुम भी अंधी हो गई हो क्या?
जो मुझसे टकरा गई। वहीं आश्वी उस लड़की को देखकर हैरान होते हुए बोली अंडस्को क्या हुआ? आप ठीक तो है? ऐसे आप गिर जाते, ऐसे नहीं चलते और आप शराब क्यों पी रहे हो? इतना सुनते ही वह लड़की एक सरकास्टिकली हंसते हुए ही बोली अंडस्को क्या करूं, आखिर गम छुपाने का भी तो कोई जरिया चाहिए। वो लड़की फिर आश्वी को देखते हुए ही बोली अंडस्को तुम्हें पता है ये जो दिल है ना, ये बड़ी ही बुरी चीज है। और मैं कहती हूँ कि ये दिल, ये हमारे शरीर में होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत दर्द करता है। जब दिल टूटता है ना तो बहुत दर्द करता है, ऐसा घाव हो जाता है इस दिल में कि को घाव कभी भरता ही नहीं। और फिर उस जख्म को, उस दर्द को मिटाने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ता है। तुम देख रही हो आज मेरी हालत क्या है, उसने तोड़ दिया, पूरा तोड़कर रख दिया मुझे। इतना सुनते ही आश्वी हैरान हो जाती है और वो उस लड़की के चेहरे पर हाथ रखते हुए उसके आंसू पोंछते हुए ही बोली अंडस्को अब आप अपने होश में आए और ध्यान रखिए अपना। आप ऐसे कहीं पर भी गिर जाएगी तो आपको चोट लग जाएगी। तभी वह लड़की आश्वी का हाथ अपने चेहरे से हटाती है और उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं और वो बोली अंडस्को चोट, और कितनी चोट लगने बाकी है, और कैसी चोट लगेगी? वैसे भी जो चोट लगेगी, उस चोट से तो बेहतर ही होनी चाहिए। ये दिल पर जो चोट लगी है ना, वह मेरी जान ले रही है। लेकिन कमबख्त पूरी तरह से जिस्म से जान भी नहीं ले रही, ना मुझे चैन से जीने दे रही है। अंडस्को कमबख्त मुझे तड़पा रही है। उद्धरण चिन्ह। फिर वो लड़की अपनी नजरें उठाकर आश्वी को देखकर बोली अंडस्को काश मेरी जान चली जाए। इस दर्द को सह नहीं पा रही हूँ मैं। तभी आश्वी की आंखों से भी आंसू बह जाते हैं और वो बोली अंडस्को ये कैसी बात कर रही है आप? क्या बोल रही है? क्या हो गया है आपको? आप ठीक तो है ना? तभी वह लड़की बोली अंडस्को कैसे ठीक हो सकती हूँ? अंडस्को तुम ही बताओ कैसे ठीक हो सकती हूँ? अंडस्को इश्क के खेल में हारे हुए लोग कभी ठीक नहीं हो सकते। जिसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया हो वो टूटे हुए कभी फिर से जुड़ नहीं सकते। अगर वह जुड़ भी जाए तो एक दरार तो उसमें रह ही जाती है, जो कभी नहीं भरती। और फिर वह लड़की आश्वी के चेहरे पर हाथ रखते हुए ही बोली अंडस्को तुम कभी इश्क के खेल में मत पड़ना। ये बहुत बुरी चीज है, कमबख्त तोड़कर रख देती है। इतना सुनते ही आश्वी हैरान हो जाती है और वो उस लड़की का दर्द खुद में महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आश्वी उस लड़की को ठीक से पकड़कर खड़ी करते हुए ही बोली अंडस्को तुम्हारा जैसा ही हाल हुआ है मेरा। मैंने भी किसी को दिल से पसंद किया था, लेकिन तोड़ दिया उसने। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे अपने दिल के इस दर्द को बाहर निकालूं, मुझसे भी ये दर्द सहा नहीं जा रहा। फिर आश्वी कुछ पल रुककर बोली अंडस्को सच में एक मासूम सी गुड़िया टूटकर बिखर ही गई। आश्वी का दर्द अभी भी था, उसके दिल में एक दर्द की लहर उठ रही है जो उससे संभाली नहीं जा रही थी। तभी वह लड़की आश्वी का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा आगे ले जाती है और फिर उसे क्लब दिखाते हुए ही बोली अंडस्को अगर दर्द नहीं संभाल रहा तो दर्द की दवा यह है। यहाँ पर पूरे टेंशन फ्री होकर जी लो अपनी जिंदगी। इतना बोलते हुए वो लड़की आश्वी को शराब की बोतल उसे दिखाती है। आश्वी हैरानी से बोली अंडस्को शराब पीकर क्या गम मिटाया जा सकता है? तभी वह लड़की बोली अंडस्को शराब एक सहारा है जिसे पीकर थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दिल को एक राहत, एक सुकून मिलता है। एक चैन की नींद आती है। जो यादें रात भर सोने नहीं देती, वो यादों को शराब मिटाकर एक चैन की नींद देती है, उसके लिए ये सुकून की नींद लाती है शराब। फिर वो लड़की शराब की एक घूंट पीकर आश्वी को देखते हुए ही बोली अंडस्को एक बार पीकर तो देखो, खुद में ही खुद खो जाओगी। इतना बोलते हुए ही वह लड़की आगे बढ़ जाती है। और फिर तभी आश्वी उस लड़की को जाते हुए हैरानी से देख रही थी। तभी उस लड़की के पास उसका ड्राइवर आता है और उसे वहां से ले जाता है और कार में बिठाकर उसे वहां से लेकर चला जाता है। वही आश्वी फिर उस क्लब की तरफ हैरानी से देखने लगती है। और फिर वह कुछ सोचते हुए ही बोली अंडस्को क्या सच में शराब एक सुकून देती है? क्या सच में मेरे दर्द को कम करेगी शराब? इतना सोचते हुए ही वो थोड़ी देर कुछ सोचती है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। वो फिर थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रहती है और फिर वह अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस क्लब के अंदर चली जाती है। वहीं अब शाम हल्की हल्की हो चुकी थी और उसे क्लब में कुछ थोड़े थोड़े लोग भी आ चुके थे जो शराब पी रहे थे। और वहां पर बार डांसर डांस भी कर रही थी। और वहां पर वैसे तो बहुत ही लोग थे जो वहां पर अपने अपने टेबल पर बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे।
वहीं आश्वी अन सब लोगों को देखती है जो शराब पी रहे थे और कुछ लोग नशे में धुत भी थे। और इतने लोगों को देखते ही आश्वी तो वह थोड़ी सी डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है। लेकिन तभी उसे कुणाल का धोखा याद आता है तो फिर वो खुद को मजबूत करते हुए ही आगे बढ़ जाती है। उसके पास उसका पर्स तो था ही जिससे वह पेमेंट कर सकती थी, जितना भी बिल है उतना वह पेमेंट तो कर सकती थी। इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी और वह आगे बढ़कर एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर वेटर आता है। आश्वी वेटर को देखते हुए ही बोली, अंडस्को एक स्ट्रॉन्ग विस्की और एक बॉटल वाइन। इतना सुनते ही वो वेटर हैरान हो जाता है और वह एक दो पल तो आश्वी को हैरानी से देखता है और वह अपने मन में सोचता है, यह मासूम सी खूबसूरत सी परी जैसी लड़की ऐसे ऐसे माहौल में कैसे आ गई। और फिर से वो वेटर कंफर्म करने के लिए आश्वी से पूछता है, मैडम कि आप ठीक तो है ना? आप ऐसी जगह पर शायद पहली बार आई हुई है, तो क्या आप सच में स्ट्रांग विस्की पीना चाहती है? क्या आप सच में यही ऑर्डर करना चाहती है? इतना सुनते ही आश्वी बोली, अंडस्को हाँ, और स्ट्रांग से ज्यादा स्ट्रांग मेरे लिए विस्की लेकर आओ। जितना भी पेमेंट होगा मैं कर दूंगी। वही इतना सुनते ही वेटर और फिर कुछ नहीं बोलता और वहां से उसके लिए विस्की लेने के लिए चला जाता है। और फिर वह विस्की और वाइन लाकर उसके टेबल पर रखता है। वहीं आश्वी भी फिर कुछ ना सोचते हुए ही वो पूरा गिलास विस्की का भरती है और फिर वह एक घूंट पीती है। तो उसे पहले ही घूंट उसे इतना कड़वा लगता है जैसे वो कोई जहर खा रही हो। फिर आश्वी ऐसे उसे गिलास को नीचे रखकर अपने आसपास दिखती है और बोलिए, अंडस्को ये इतना कड़वा क्यों है? इतना बोलकर वह अपना सर झटकती है, उसे हल्का चक्कर जैसा महसूस होता है। लेकिन फिर वह अपने आसपास देखती है जो सब लोग मजे से शराब पी रहे थे, ये देखकर वह कुछ नहीं सोचती और गिलास उठाकर वह अपने मुंह से लगाकर एक झटके में ही वह पूरा का पूरा गिलास गले से नीचे उतार देती है। और ऐसा होते ही उसे हल्का सा चक्कर जैसा महसूस होता है। उसके सामने हल्का सा अंधेरा छा जाता है। लेकिन फिर वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है और फिर से वाइन का गिलास लेती है और धीरे धीरे वह वाइन पीने लगते हैं। वही आश्वी ने तो ड्रिंक के साथ कुछ लिया भी नहीं था। वह तो इतनी स्ट्रांग विस्की वैसे ही कड़क ही पी रही थी। और उसे उसकी आंखों में अब हल्का हल्का नशा भी चढ़ने लगा था। उसने कभी भी शराब पी नहीं थी, पहली बार था, तो अब उसके हल्का नशा होना तो लाजमी ही था। तभी इस क्लब के बाहर एक का आकर रुकती है, उसी के साथ 3 का और आकर रुकती है। और उसका से दर्शित ओबरॉय बाहर निकलता है, जिसने बेहद अट्रैक्टिव 3 पीस शूट पहना हुआ था जो कि एकदम ही डार्क ब्लैक था। और उसने अपने आंखों पर चश्मा लगाए हुए थे, ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे और वह रिस्ट वॉच अपने हाथों में बंधी हुई थी। एक हाथ में आईफोन था और वो आगे चलकर क्लब की तरफ आ जाता है और क्लब के अंदर भी आ जाता है। उसके पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वही तभी सभी लोगों की नजर दर्शित पर ही चली जाती है। आखिर वो इतना अट्रैक्टिव जो लग रहा था। वही सारी लड़कियां दर्शित को देखती है तो वो देखते ही रह जाती है। वहीं दर्शित अपनी नजरें उधर उधर कर रहा था कि तभी उसकी नजरें सामने शराब पी रही आश्वी पर पड़ जाती है। तो उसकी आंखें गहरी हो जाती है। आगे क्या होगा अब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज।